सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सब? सो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ सीईटी मेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, सीईटी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम पहले अपने जितने भी नए सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करेंगे, उसके बाद जो हमारे रूटीन सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली हम इस सीरीज में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग जितना भी सब्जेक्ट्स है उसकी थ्योरी पे फोकस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद जस्ट ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद में इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो हमारा एग्जाम तो है जो है ऑब्जेक्टिव बेस है जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमको सब्जेक्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली पहले हम अपनी थ्योरी पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पहले हम एक सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद अनदर। तो ऐसे हमारी ये सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी। ओके, सो सबसे पहले जो इस सीरीज़ का हमारा सब्जेक्ट है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। सो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? जब कोई भी डिजास्टर आता है, हमारा कोई भी हमारी आपदा आती है, उसको मैनेज करना। ठीक है, उसको मैनेज करना, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? मैनेजमेंट पहले हो सकते हैं डिजास्टर, जैसे हमको पता है कोई जगह है जो डिजास्टर प्रोन है, जहाँ पे ज़्यादा डिजास्टर आते हैं, तो उससे पहले की जो हमारी प्रिपरेशन होगी ड्यूरिंग द डिजास्टर, हम कैसे डिजास्टर को मैनेज करेंगे, और डिजास्टर के बाद कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो पूरा जो ओवरऑल मैनेजमेंट होती है उसमें हमारी एनडीआरएफ फोर्स से लेके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एनजीओ, सब कुछ, जितने भी हम अपने रिसोर्सेज लगा के उस डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट तो तभी होगी ना जब कोई डिजास्टर होगा। ऑफ कोर्स यहाँ जहाँ पे चांसेस हैं डिजास्टर होने के, डिजास्टर हो चुका है, तभी डिजास्टर मैनेजमेंट होगी। तो बेसिकली व्हाट इज डिजास्टर? ठीक है, डिजास्टर क्या होएगा हमारा? डिजास्टर, फर्स्टली इसी वर्ड जो है कहाँ से, ये ग्रीक वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर वर्ड का ओरिजिन कहाँ से? ग्रीक वर्ड है डिस एंड एस्टर। डिस का मतलब है बैड या इल, एस्ट मतलब स्टार। ठीक है, बिलीव टू ब्रिंग मिसफॉर्चून, जो मतलब कि काफी एक नेगेटिव चीज होगी ना डिस, जैसे कि आपको एज अ नेम सजेस्ट डिस। डिस हम इंग्लिश में देखें, इट्स अ नेगेटिव वर्ड है ना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। जैसे डिसलाइक, डिससेटिस्फाइड। तो डिजास्टर जो एक मतलब ये नेगेटिव टर्म है जो कि मतलब हमारी लाइफ में कुछ बुरा बुरा करे, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ बुरा हो, तबाही हो टाइप्स, तो दैट इज डिजास्टर। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? डिजास्टर क्या होता है? अ सीरियस डिसरप्शन टू द फंक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कोई रोड एक्सीडेंट है, एक रोड एक्सीडेंट है तो वो चीज़ भी गलत, इसमें भी कोई ना कोई इंसान अफेक्ट हो ही रहा है। रोड एक्सीडेंट भी नेगेटिव, बट इसको हम लोग डिजास्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग डिजास्टर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मतलब दो लोग, तीन लोग, चार लोग, मैक्सिमम पाँच छह लोग इससे अफेक्ट होंगे। ठीक है, ठीक। लेकिन डिजास्टर क्या होगा? डिजास्टर होता है एक सीरियस डिस्ट्रक्शन टू द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी, फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी। सो बेसिकली क्या है डिजास्टर? क्या है डिजास्टर? जो एक मास लेवल पे मतलब एक बड़े स्तर पे जो चीजों को अफेक्ट करे, ठीक है, दैट इज डिजास्टर। देखो जैसे रोड एक्सीडेंट है, हो तो इसमें भी अफेक्ट है, लेकिन इसमें कोई एक मास लेवल पे सोसाइटी की फंक्शनिंग नहीं अफेक्ट हो रही, पूरी कम्युनिटी नहीं हो रही। ठीक है, डिजास्टर होएगा जिसमें कि हमारे सीरियस डिसरप्शन है फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी एंड द सोसाइटी कोजिंग। इसमें क्या क्या चीज़ होगी? ह्यूमन का लॉस, मटेरियल का लॉस, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट लॉस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, और इतना मतलब मैसिव होता है डिजास्टर कि अगर हम अपने रिसोर्सेज लगा दे पूरे तब भी हम उससे कोप अप ना कर पाए। जैसे बाढ़ आ रही है, ऑफ कोर्स हम अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, मतलब कि जैसे हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे या एनजीओज काम करेंगे, ठीक है, उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं चाहिए हम कितना रिसोर्स लगाएं। बाढ़ को एकदम से रोक तो नहीं सकते, अगर कोई बारिश आ रही है उसको हम रोक तो नहीं सकते, हमारी नहरें टूट रही हैं, जो रिवर्स है वो ओवरफ्लो हो रही है, मतलब कि मास लेवल पे एकदम
कम्युनिटी को, पूरे पूरे गांव को तबाह करी, तो हम चाहे कितना ही रिसोर्स लगा दें, हम उस डिजास्टर से कोप अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज डिजास्टर, जो एक मास लेवल पे एक सोसाइटी की फंक्शनिंग को, कम्युनिटी की, सोसाइटी की फंक्शनिंग को जो चीज अफेक्ट कर रही है, डिसरप्ट कर रही है, दैट इज डिजास्टर। ओके, सो नाउ आगे हम देखेंगे कि हैजार्ड, हैजार्ड क्या होता है। ठीक है, हैजार्ड मतलब खतरा, मतलब कोई भी चीज जो एक इतनी क्षमता है, जो कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है, वो एक हमारे लिए खतरा है ना। एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज, हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स टू पीपल, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट, जो भी चीज के अंदर एक पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने का लोगों को, प्रॉपर्टी को, एनवायरनमेंट को, वो खतरा है, ठीक है। सो बेसिकली जहाँ पे देखो, डिजास्टर किससे, ऑफ कोर्स हैजार्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे खतरा है और वहां पे वैसे सर्कमस्टांसेस बन जाए, सपोज जैसे अब हम बताते हैं, लाइक ये हमारा इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है, अब ये हमारी कोस्ट लाइन है पूरी, ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे, यहाँ प्रॉपर इस साइड क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब इसका जो है 3/4 ऑफ एरिया इस कोस्ट लाइन का हमारा साइक्लोन से वल्नरेबल है, यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खतरा है साइक्लोन आने का, अगर यहाँ पे खतरा है एक चांस तो है ही कि आ सकता है, और वैसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं, तो वो एक डिजास्टर का रूप ले लेगा, ठीक है। दैट इज कि हैजार्ड, हैजार्ड क्या, टाइप्स ऑफ हैजार्ड क्या होते हैं। जैसे डिजास्टर हमारे कितने टाइप के होते हैं, डिजास्टर मेनली हमारे जो डिजास्टर है, डिजास्टर वो कितना टाइप के हैं, डिजास्टर मेनली हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और कोज्ड बाय ह्यूमन, ठीक है, और कोज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक। थोड़ा सा मिक्स हो गया इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो डिजास्टर मेनली इतने दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और कोज्ड बाय ह्यूमंस। सो पहले अब हम हैजार्ड देखेंगे, जो हमारे खतरे हैं वो कैसे कैसे, किस किस टाइप से, इनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो बेसिकली क्या क्या टाइप्स हैं हैजार्ड के, एक तो यही जियोफिजिकल है, जो कि हमारी लैंड पे मेनली, जो लैंड बेस्ड जो हमारे हैजार्ड हैं वो क्या क्या हैं, हमारा अर्थक्वेक है, ठीक है, लैंडस्लाइड है, सुनामी है, वोल्केनिक एक्टिविटी। अब जैसे अर्थक्वेक है हमारा, जैसे जो हमारा इंडिया है ना, हमारा इंडिया लगभग काफी, मतलब कि लगभग 30 डिफरेंट, 30 डिफरेंट डिजास्टर, इंडिया इज वल्नरेबल टू 30 डिफरेंट डिजास्टर, मतलब इतने डिजास्टर इंडिया में आ सकते हैं डिफरेंट टाइप के, हमारी लोकेशन ऐसी है, या कि हमारे यहाँ पे इंडिया जो है वल्नरेबल है 30 डिफरेंट डिजास्टर से, ठीक है। सो नाउ जियोफिजिकल डिजास्टर बेसिकली क्या हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनिक। जैसे अर्थक्वेक है हमारा, जैसे हमारी टोपोग्राफी ऐसी, जैसे अब ऊपर है, ये हिमालय है, माउंटेन है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले में, जैसे क्या होता है कि इंडिया पहले ऐसे था कि पूरा लैंड मास इकट्ठा था, ठीक है, ये पूरा, जैसे मैं आपको यहाँ साइड में बताती हूँ, जैसे ये पूरा हमारा अर्थ है, ठीक है, इसमें पहले काफी बिलियन साल पहले क्या था कि ये जो हमारा लैंड मास था, ये ऐसे था, मतलब पूरा लैंड मास पूरा इकट्ठा था और पानी पूरा इकट्ठा था, एक ऐसे थ्योरी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर द टाइम्स जो है टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो हमारी अंदर ये जो प्लेट्स होती हैं, इनकी मूवमेंट शुरू हुई धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये यूरेशियन वाली प्लेट थी और ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है, ये दो टाइप के थे। तो धीरे 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 क्या हुआ, ये अलग अलग होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद में प्लेट मूवमेंट से तो हमारा जो इंडिया है वो नीचे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से उठ के ऊपर वाली साइड गया, ठीक है, ऊपर वाली साइड गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे ये गया, तो ऊपर जो हमारी ये यूरेशियन प्लेट थी, तो यहाँ से इंडिया हमारे यहाँ से उठ के इधर गया, इतना उसने ट्रेवल किया, तो क्या था, यहाँ पे पहले से मानते सी था, तैतीस सी था। तो क्या हुआ, जब हमारा इंडिया उठ के यहाँ गया, तो ये जो
ये ऑफ कोर्स यहाँ से इस प्लेट ने फोर्स लगाया, तो ये सी वाली जो प्लेट थी ना वो सबडक्ट होगी नीचे की तरफ। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबडक्ट होगी। और जैसे अब नीचे सबडक्ट हुई, हमारी 3 लेयर है, ठीक है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल आ गया, नीचे कोर है। तो पूरा ये मेंटल जो है ना, ये पूरा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना अर्थ में हो, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। ये पूरा इधर लावा है, ठीक, पूरा का पूरा। तो जैसे ही ये वाली सी वाली जो है सबडक्ट हुई नीचे अर्थ में, हमारे प्रेशर क्रिएट हुआ, उस वजह से क्या हुआ, काफी वोल्केनोज आए, ठीक है। इधर क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो गया, एक प्लेट नीचे जा रही है पूरे लावा में, ये पिघल रही है, प्रेशर क्रिएट हो, तो वापस से यहाँ पे उठेगी वोल्केनो के रूप में, वो पूरा का पूरा लावा बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स बन गए, ठीक। 2 तरीके से बने, एक तो ये वोल्केनो से बने हैं हमारे हिमालयाज, कितनी लेयर है, ट्रांस हिमालयाज है, फिर ग्रेटर हिमालयाज है ना। तो क्या हुआ, जो पीछे वाला जो ट्रांस हिमालयाज है ना हमारा काराकोरम रेंज बैक साइड, उधर क्या वोल्केनिक एक्टिविटीज ऑब्जर्व होती, क्यों, क्योंकि जैसे ये सबडक्ट हुई सी वाली प्लेट, तो पीछे की साइड क्या होगा, वोल्केनो से माउंटेन्स बनने शुरू हो गए। और धीरे धीरे जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, बाद में जब सी चला गया, जब ये भी कॉन्टिनेंट की प्लेट रहेगी, ये भी कॉन्टिनेंट की प्लेट रहेगी, उसी वाली तो नीचे धसल गई। तो जब इन दोनों ने आपस में फोर्स लगाया, तो उससे जो ये बीच वाला हिस्सा, जैसे अब ये यहाँ से ये जोर लगा रहा है, यहाँ से ये, तो दोनों जोर लगाए तो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा, एक टेंशन क्रिएट होगी और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन गई, दैट इज हिमालय, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय हमारा पीछे, वहाँ हमारी वोल्केनिक एक्टिविटीज देखी जाती है। ओके, सो क्या होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं ज्यादा, ठीक है, और हमारे वोल्केनिक जोन बनता है। सुनाओ, तो ये जब चीजें हमारे ह्यूमंस को इफेक्ट करती हैं, जैसे जो ये वोल्केनो है, ये अर्थक्वेक है, ये जब ह्यूमंस को इफेक्ट करती है तो एक वो डिजास्टर आ जाता है, क्योंकि वैसे तो ये नेचुरल फिनोमेना है जैसे कि अभी हम देख रहे थे, लेकिन जब ये ह्यूमन पॉपुलेशन को, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, तो ये एक डिजास्टर बन जाता है। और लैंडस्लाइड, ऑफ कोर्स जैसे अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं, एक टेंशन क्रिएट हो रही है, तो अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। तो अर्थक्वेक आने से देखो क्या होगा, कई बार अर्थक्वेक आ रही, ज्यादा शेकिंग हो रही है, तो हमारी ये रॉक टूट के नीचे की तरफ धसल रही है, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलेंगे, ठीक, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलेंगे। और ये भी बहुत ज्यादा ऐसा है क्योंकि वैलीज में लोग भी तो रहते हैं ना, पॉपुलेशन रहती है, जब ये जैसे लोगों के रास्ते ब्लॉक कर देती है, मतलब कि कहीं कनेक्टिविटी कट हो जाती है, कई बार डायरेक्टली लोगों को अफेक्ट करती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, जिसे पता है ना बहुत सारी लैंडस्लाइड होगी, बारिश से होगी, कई बार अर्थक्वेक से होगी, लोगों के घर टूट जाते हैं, ऑलराइट। तो दीज आर ऑल डिजास्टर्स, ठीक। ये वोल्केनिक एक्टिविटी भी हमने समझ लिया, तो बाकी आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक। सुनामी, सुनामी क्या होता है, सुनामी इज हार्बर वेव्स, जो समुद्र की लहरें जोर जोर से उठते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताई हमारी कोस्ट लाइन है, ये हमारी साइक्लोन से वर्नरेबल है सुनामी से। जैसे अब ये अर्थक्वेक अगर यहाँ आ रहा है, ओशन में आ रहा है काफी, या कोई ऐसी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जिसकी वजह से पानी की लहरें बढ़ रही हैं, कोस्ट को हिट कर रही है, और मैसिव यहाँ पे फ्लड लेके आ रही है सुनामी, तो दैट इज ऑल्सो बिकम डिजास्टर, जब ये यहाँ की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट इज क्या है, हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। तो हाइड्रो, जैसे अब इसको है ना, जो सुनामी है इसको आप हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड से कंफ्यूज मत करना कि भाई जो पानी से होने वाला नुकसान है। ऑफ कोर्स हो तो वो पानी से ही रहा है, मतलब पानी ही आ रहा है, लेकिन बेसिकली उसका ओरिजिन कैसे है, उसका ओरिजिन है अर्थक्वेक से। जब समुद्र में कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कोई वैसी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है कोस्ट के आसपास, जिसकी वजह से सी वेव्स, हार्बर वेव्स जो है उनका एकदम से स्पीड इंक्रीज हो रही है, पानी तेजी से कोस्ट की तरफ आ रहा है, उसकी वजह से फ्लड आ रही है, ठीक है। लेकिन जो ये हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड में क्या होगा, जो फ्लड है एवलांच है, ठीक है, जैसे बारिश होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर जैसे रिवर है कोई ओवरफ्लो होगी, या रिवर कोई ऐसी थी जो मतलब कि, या नहर ऐसी कोई कमजोर नहर थी जो टूट गई, कोई डैम टूट गया हमारा, उसकी वजह से आसपास हर जगह पानी भर गया, तो दैट इज, और वो जो है फिर वो हमारा हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड में आ जाएगा। एवलांच, एवलांच क्या होता है कि जैसे जो बर्फ है हमारी, जैसे माउंटेन्स है हमारे हिमालय, इधर टिप पे हमारी काफी मतलब जैसे बर्फ है, आइस है, ग्लेशियर बने हुए हैं, तो वो क्या हो रहा है, क्या पता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या किसी अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से खसक के नीचे की तरफ आ रही है, वो अगेन लोगों को नीचे अफेक्ट कर रही है, ठीक है, लाइफ स्टॉक को अफेक्ट कर रही है, तो इट कैन ऑल्सो बिकम डिजास्टर, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड क्या आएंगे हमारे, सो इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए, दिस इज नॉट वाइल्ड लाइफ, इट्स वाइल्ड फायर, ठीक है, ये वाइल्ड फायर, वाइल्ड,
तो इसमें क्या होगा, जैसे मौसम के कारण जो हम मतलब कि क्लाइमेट के कारण जो हमारे होंगे, तो इसमें क्या होगा, वाइल्ड फायर है। जैसे कि अब जैसे अब हमारा ये अप्रैल मई का टाइम है, अप्रैल मई का लास्ट अप्रैल मई में कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जब ये हमारी वीट हार्वेस्ट होगी तब आप सुनते नहीं हो कई बार की आग लग जाती है, कितने कितने ज़मीन, कितनी कितनी हेक्टेयर लैंड्स जो है हमारी, मतलब हल्की सी भी आग की चपेट में आ गई तो कितनी कितनी हमारी फसल खराब हो जाती है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, जो डिजास्टर क्या होता है, जो ह्यूमंस, मटेरियल, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का जो मास लेवल पे जो लॉस हो रहा है, दैट इज डिजास्टर, है ना। यही पढ़ा था हमने। तो अब जैसे ये है वाइल्ड फायर है, ये जैसे अगर जैसे सपोज अभी मैंने बताया कि अप्रैल है और मई है, इसमें क्या होगा, गर्मी अपनी पीक पे होगी, ग्रास एकदम ड्राई हो जाएगी, मॉइस्चर जो है वो चला जाएगा। तो क्या, अगर हल्की सी भी फ्रिक्शन हुई, हल्की से भी फ्रिक्शन हुई या हल्का सा भी, आप हल्की सी चिंगारी काफ़ी है उसको फैलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए, खतरे के चांसेस तो है ही, और वैसा वैसा वहाँ पे माहौल बन गया तो आग फैल जाएगी, डिजास्टर में कन्वर्ट होने की पूरा पूरा पोटेंशियल। हमारी इकोनॉमी को लॉस कर रहा है, साथ में हमारे इन्वायरमेंट को, इतना जो धुआं उठेगा उड़ेगा उससे ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज भी होंगे, है ना। तो दैट ये भी हमारा पोटेंशियल रखता है पूरा पूरा डिजास्टर बनने का। ड्रॉट, सूखा, सूखा जैसे अब क्या ओवर द इयर्स क्या है, धीरे धीरे बारिश ना हो, एक सीजन ना हो, दूसरे सीजन ना हो, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जाए तो ऑफ कोर्स सूखा पड़ जाएगा, जो कि इवेंचुअली एक डिजास्टर का रूप ले लेगा। एक टाइम के बाद वो एक डिजास्टर ही है, जहाँ आपको खाने का पीने का कुछ नहीं मिलेगा, एकदम सूखा सूखा है, हमारी इकोनॉमिक को भी वो अफेक्ट करेगा, है ना। तो दैट इज ऑल्सो, ड्रॉट इज ऑल्सो हेजार्ड, ठीक ना। एक्सट्रीम टेम्परेचर जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग बताया अभी, जो ठीक है ना। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड में क्या हो जाएगा हमारा, मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड में मौसमी में क्या हो जाएगा, जैसे साइक्लोन है, स्ट्रॉम है, तूफान है, हमारे चक्रवात है, ये हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया जैसे ही कोस्ट को हिट करेगा साइक्लोन तो कितना मैसिव नुकसान करेगा, तेज हवाएं चलेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल हैजार्ड में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे कोविड-19, कोई भी जो डिजीज़ है जो मास लेवल पे फैल गई है, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है, जिसका अब स्वाइन फ्लू देखा हमने, स्वाइन फ्लू था तब एक टाइम पे, ठीक है। कोविड-19, कोविड-19 से तो ऑफ कोर्स सब लोग परिचित हैं, क्या था कोविड-19, है ना। कितने मास लेवल पे इसने लोगों को मतलब अफेक्ट किया, पेंडेमिक, है ना। पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इससे बड़ा तो शायद ही कोई एक डिजास्टर आया होगा, है ना, इन बायोलॉजिकल हैजार्ड जो हमारा था, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड। एंथ्रो, किसी भी वर्ड के आगे एंथ्रो लग जाए, दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, ये रूट वर्ड है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो खतरा क्रिएट हो रहा है, दैट इज क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड, जिसमें कि हम देख सकते हैं पोल्यूशन, नो डाउट पोल्यूशन कितना बड़ा एक मतलब खतरा जो धीरे धीरे डिजास्टर बन रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें दिल्ली का ही, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी देखा आपने जनवरी में इतना रीच कर रहा था, और ये तो ऑफिशियल था, ठीक है। अनऑफिशियल तो आप सोच सकते हो कितना होगा। तो ये ड्यू टू पोल्यूशन है, ठीक है, वेदर चेंज की वजह से है, ठीक। तो ये कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, उसके स्मोक की वजह से काफ़ी सारे फैक्टर्स मिलके हमारी जो हवा को खराब कर, तो धीरे धीरे ये डिजास्टर ही बनेगा। अभी हमको लग रहा है, अभी हम सोच रहे हैं मास्क लगा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर लेके आ रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक डिजास्टर से कम नहीं है, जैसे हेल्थ डिजीज, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, ठीक है, हमारा पूरा, ठीक। तो लंग्स अफेक्ट होंगे, रेस्पिरेटरी एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन हो जाएंगी। तो ये एक डिज़ास्टर ही है, ये एक हेल्थ डिज़ास्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटेंगे अब हम, पेड़ काटेंगे। पेड़ का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, एक तो नो डाउट ऑक्सीजन देते हैं, और दूसरा क्या होता है, जैसे भी किसी भी टेरेन पे, माउंटेन्स पे, कहीं पे भी जो पेड़ अपनी उनकी रूट्स है वो क्या करती है, सोयल को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, कि थोड़ी सी तेज हवा आ जाए या बारिश आ जाए तो उसकी वजह से मिट्टी ना कटे, ठीक है, इरोजन ना हो, तो जो सोयल अपनी जगह पे रहती है। लेकिन अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, हमारे फॉरेस्ट मास लेवल पे कटेंगे, तो क्या होएगा, मिट्टी ऐसे ही अगर थोड़ी सी भी तेज हवा आ गई, बारिश आ गई, मिट्टी का कटाव शुरू, सोयल डिग्रेडेशन हो जाएगा, है ना। तो दैट इज ऑल्सो है ना कम टू डिजास्टर, कि अभी सोयल से ही ऑफकोर्स सारी चीजें हो रही हैं, अगर मिट्टी का कटाव हो जाएगा तो वहाँ पे वेजिटेशन ही भूल जाओ बिना मिट्टी के। तो
ये भी हमारे क्या एक एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड है, ठीक है। केमिकल स्पिलेज हो गया, कोई भी जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था, हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी, कितने लोगों को अफेक्ट हुआ था, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया में लगभग इंडिया इज वल्नरेबल टू अराउंड 30 डिफरेंट डिजास्टर, ठीक है। इतने खतरे, जो हमारी इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि कम इतने डिजास्टर से वल्नरेबल है। वल्नरेबल होता है कि कोई भी किसी भी चीज़ की कमजोर कड़ी, ठीक है। जैसे हैजार्ड खतरा, और वहां पे अगर वो जो जहाँ पे वो जगह वल्नरेबल है उस चीज़ के लिए, तो डिजास्टर अपने आप आएगा। वल्नरेबिलिटी होती है कोई भी कमजोर कड़ी, ठीक। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, कई बार आप कहते नहीं कि वल्नरेबल कोई बच्चा है, कमजोर बच्चा है, उसको तो जो भी मतलब कोई भी डोमिनेट करेगा, जो भी हल्का सबसे स्ट्रॉन्ग हो उसको डोमिनेट करेगा, है ना, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि यंग मैन और ओल्ड मैन का एग्जांपल लें, तो अगर कोई बीमारी आ रही तो ओल्ड मैन ज़्यादा वल्नरेबल है कि उसको बीमारी मतलब कि ज़्यादा जल्दी लग सकती है एज कम्पेयर टू यंग पीपल। क्यों? क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी है। लेकिन जो ओल्ड इंसान है वो क्या है, वो वल्नरेबल, वो कमज़ोर है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कमज़ोर। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अगेन थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ, हमारे इंडिया है, ठीक है, ये गुजरात वाली कोस्ट होगी, ठीक। तो ये हमारा ये इंडिया है, ठीक। तो इसमें क्या होएगा, ये अभी कोस्ट बताया मैंने, ये गुजरात, ठीक। इसके बाद हमारा ये है राजस्थान, ये बिहार है, ठीक। अब अगर मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि थोड़ी तेज बारिश हो, सेम बारिश होगी राजस्थान में, हालांकि होती नहीं है, तेज बारिश होगी, और वैसी ही तेज बारिश होगी बिहार में। तो आप बताओ इनमें से कौन सी स्टेट वल्नरेबल है फ्लड के लिए, बाढ़ आने का खतरा कहाँ पे? आंसर वुड बी बिहार, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्या, रेत है, करा लो बारिश, सूख जाएगा सारा रेगिस्तान। यहाँ पे क्या है, नदियां हैं, प्लेन्स हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। देखो यहाँ पे एक चीज और भी, तो यहाँ पॉपुलेशन भी तो कम है रेगिस्तान में। अगर थोड़ी ज्यादा बारिश आ रही तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है, आसपास पॉपुलेशन नहीं है कि वो एक डिजास्टर का रूप ले ले, नहीं। यहाँ पे तो कितना डेंसली, बिहार तो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है हमारा एज पर सेंसिस, है ना। तो यहाँ पे वही सेम लेवल की बारिश यहाँ करा दो, वही सेम लेवल की बारिश यहाँ करा दो, तो कौन वल्नरेबल है फ्लड के लिए? बिहार है, नदी है, ओवरफ्लो हो जाएगी, पॉपुलेशन ज्यादा है, थोड़ी सी भी फ्लड आ गई ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, है ना। तो दैट इज वल्नरेबिलिटी, ठीक। हमारा क्या है, रिस्क। अब रिस्क क्या आएगा, देखो अभी हमने पढ़ा कि रिस्क, जैसे सपोज सेम बारिश हमने यहाँ करा दी, सेम बारिश हमने राजस्थान में करा दी, सेम बारिश हमने बिहार में करा दी, तो अभी वल्नरेबल कौन है फ्लड के? ये। क्यों है ये? इसमें रिस्क ज्यादा है ना, एज कम्पेयर टू राजस्थान। क्योंकि इधर तो रेत है, पी जाएगा पानी, यहाँ तो बहेगा, लोगों को अफेक्ट करेगा। तो रिस्क फैक्टर कहाँ पे, अभी हम रिस्क फैक्टर भी तो चेक करेंगे ना कि कहाँ पे कितना नुकसान होने की संभावना है। बिहार में ऑफ कोर्स ज़्यादा है, उसी बेसिस पे वहाँ पे हम तैयारी करेंगे ना। डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट किस बेसिस पे करेंगे? इसी बेसिस पे करेंगे कि नुकसान कितना है, कितना ज़्यादा जोखिम, अगर थोड़ी सी भी कुछ भी आपदा आ रही है, कुछ भी मिसहैप हो रहा है, तो कितना नुकसान हो सकता है, वहाँ पे कितना पोटेंशियल है। तो वो एनालिसिस करेंगे भाई, रिस्क कितना, कितनी जाने जा सकती हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, कितनी इकोनॉमी को अफेक्ट होगा, एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट होगा, पूरा जो है ये इसको रिस्क एनालिसिस बोलेंगे ना, कि कितना ज़्यादा जोखिम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो रिस्क एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ओके नाउ, अभी देखो कोई भी डिजास्टर, एक ये फॉर्मूला है, डिजास्टर है, वो डिजास्टर कैसे बनेगा, मतलब जब हैजार्ड प्लस वल्नरेबिलिटी, एक डिजास्टर बना दे। खतरा है यहाँ बाढ़ आने का, ठीक है, यहाँ खतरा है और बाढ़ ये कमजोर है, मतलब अभी मैंने बताया ना कौन वल्नरेबल है इनमें से, ये वल्नरेबल है, दोनों जगह बारिश हो गई, ठीक है। तो ये आ गया, तो जब खतरा और जब वल्नरेबिलिटी मीट कर जाएंगे तो एक डिजास्टर बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ऑनसेट, आने के टाइम पे मतलब डिजास्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब दो टाइप के डिजास्टर हो सकते हैं, एक तो रैपिड और एक स्लो ऑनसेट। रैपिड डिजास्टर कौन से होंगे? जैसे अर्थक्वेक है, हमारा अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, फ्लड है, सुनामी है, ये क्या होंगे, ये रैपिड है।
इनका ये थोड़ी ना है कि हमको 2 महीने पहले से पता है कि हाँ भाई 31 मार्च को जो है हमारा अर्थक्वेक आएगा, आप तैयारी कर लो और यहाँ से इवैक्यूएट हो जाओ, चले जाओ, या अर्थक्वेक आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको हमें कुछ टाइम पहले, कुछ मिनट्स पहले ही पता चलता है कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। साइक्लोन का बेसिकली 1-2 दिन पहले से, जैसे तेज हवाएं, बहुत कोस्ट पे बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, तो एक आइडिया लग जाता है कि 1-2 दिन में जो साइक्लोन है वो हमारी कोस्ट को हिट कर सकता है ना। फ्लड का जैसे 1 वीक से लगातार बारिश हो रही हो, तो हम समझ जाएंगे कि अब ये जो है ये पानी है, ये फ्लड बनने में मतलब बन सकता है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, ठीक है। सुनामी भी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हमें इसके लिए प्रिपरेशन ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, ये एकदम रैपिड आने वाले डिजास्टर्स हैं। वहीं पे कुछ डिजास्टर जो ओवर टाइम धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी बताया, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी हम डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो ये एक दिन में थोड़ी नहीं पेड़ काट दिए एकदम सारी मिट्टी उड़ गई, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे तेज बारिश आ रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, कटाव हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है, धीरे धीरे, जैसे 1800 से 1800 टू 1900, इस बीच हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो धीरे 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 तब से टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, तो धीरे धीरे तब से कोई हुई, तो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तब धीरे धीरे जो है इन्वायरमेंट में एक डैमेज शुरू हुआ, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़, एक दिन में तो ऐसा नहीं टेम्परेचर राइज हो गया, नो, धीरे 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 स्लो है। ड्रोट है, सूखा एक दिन में तो नहीं पड़ता, सूखा टाइम लगता है कि 4-5-6 साल लगते हैं, कि एक साल बारिश नहीं हुई कोई बात नहीं, अगले साल होगी, दोबारा से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया तो ठीक है। लेकिन 5-6 साल ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हो रही, नहीं हो रही, ग्राउंड वाटर सारा डिप्लीट हो गया, तो धीरे धीरे वो चीज़, वो मिट्टी जो है वो बंजर होनी शुरू हो जाएगी, तो सूखा आना शुरू हो जाएगा, और सूखा आएगा धीरे धीरे, फिर कुछ सालों में वो रेतीली बन जाएगी, और वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, सॉइल डिग्रेडेशन, अभी बताया, मिट्टी का कटाव, ये एकदम से थोड़ी ना एकदम हवाई सारी मिट्टी होगी, धीरे 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 ओवर द टाइम होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ऑनसेट पे दो है आने में, एक तो एकदम एक अचानक आते हैं, धीरे धीरे जो है डिजास्टर बनते हैं। ओके, नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी हमने देखा कि कोई भी डिजास्टर, उसके कितने फेजेस हैं, कितने फेजेस में हम डिजास्टर को मैनेज करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम जो डिजास्टर को मैनेज करते हैं वो 3 फेजेस में करते हैं। एक डिजास्टर आने से पहले, ठीक है, एक तो पहले प्री, और एक ड्यूरिंग। डिजास्टर आ गया उस टाइम पे हम हमारे, ऐसे तो नहीं डिजास्टर आ रहा है देखी जाए, एक बार आ लेने तो लोगों को मर लेने तो उसके बाद समझ नहीं, तब की तब भी हमारी जो है टीम पूरी एक्टिव रहती है। और उसके बाद है पोस्ट। 3 तरीके से हमारे डिजास्टर को मैनेज किया जाता है, ठीक है। प्री में क्या होएगा हमारा, सबसे पहले जब हमारा डिजास्टर आया नहीं है उससे पहले हमारे कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस होंगे कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे डिजास्टर से लोगों को बचाया जा सकता है। जैसे मिटिगेशन होगी। मिटिगेशन का क्या मतलब होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो डिजास्टर आ रहा है उसके प्रभाव को हम थोड़ा थोड़ा कम कर सकें, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी हमने बताया कि जैसे बिहार है वो फ्लड के लिए वल्नरेबल है। जैसे अभी पंजाब में सबसे रिसेंट अगर हम देखें, अभी लास्ट ईयर ही पंजाब में हमारी कितनी फ्लड्स आई थी, उसमें से एक मेन रीज़न ये बताया जा रहा था कि जैसे पंजाब में कितनी सारी रिवर्स हैं, है ना, पंजाब, तो इनकी क्या होएगा ओवर द टाइम। जैसे अभी देखो, एक जैसे हमारे माउंटेन्स है, तो ऊपर से पानी जैसे आ रहा है, जैसे ग्लेशियर है धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, वो पानी का सोर्स है रिवर का, ग्लेशियर्स जो हैं, तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे कितना स्लोप है, ग्रेडियंट मिल रहा है इसको, इतनी तेजी से पानी आएगा पहाड़ों में से, तो पानी इधर से आ रहा है, तो वो उसको यूं तो है नहीं पहले से एक रास्ता बना के दे रखा, हाँ जी तुम यहाँ से जाओ, नहीं, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। इसको मिट्टी चट्टानों को काट काट के नीचे की तरफ आता है, अपना रास्ता बनाता है ना। इतने फास्ट, इतना स्लोप मिला, इतनी तेजी से आ रहा है कि स्पीड की वजह से ये अपनी मिट्टी का कटाव, पत्थरों का कटाव करके नीचे की तरफ आ रही है नदी, है ना। तो जब नदी आ रही है तो उसके साथ पानी पानी नहीं आ रहा, उसके साथ उसमें सिल्ट है, रोक है, सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो पंजाब में नदी आ रही है, तो ओवर द टाइम क्या होगा हमारा, ओवर द टाइम क्या होगा कि वहां पे, ओवर द टाइम क्या होगा हमारा, यहाँ पे सिल्ट जो है रिवर में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे अगर इतनी गहराई है नदी की, एकदम ये देखो, इतनी गहराई है नदी की, अगर अब पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ओवर द टाइम क्या होगा, धीरे धीरे इसमें सिल्ट इकट्ठा हो जाएगा, सिल्ट इकट्ठा हो जाएगा, इधर पूरा सिल्ट हो गया, ठीक है। तो इतनी ही हाइट रह जाएगी, पानी उसी स्पीड से, उतना ही पानी आ रहा है, तो ओवरफ्लो होने के चांसेस है। और ऊपर से आ जाए बारिश भी, पानी तो आ ही रहा है और ऊपर से आ जाए बारिश भी, क्या होगा फिर क्या होगा, फिर पानी ओवरफ्लो होगा, बाढ़ आएगी, है ना। तो ये जो है ये चीज, ये हमारी
प्री मैनेजमेंट में आ जाएगी, मतलब कि डिजास्टर आने से पहले हमको पता है कि बारिश हो सकती है इस ईयर, हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि इस बार मौसम ऐसा हो सकता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम रिवर्स को क्लीन करें। देखो फिर भी तेज बारिश आएगी, फिर भी मतलब फ्लड, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिवर क्लीन कर दी तो फ्लड नहीं आएगी, बट हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, कि जितनी बारिश में अब फ्लड आई, मे बी इतनी बारिश ही अगली बार हो तो फ्लड ना आए। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है मेनली, जैसे अभी इसके बांध है, कई बार क्या होता है नदी, काफी टाइम से हम उसको चेक नहीं करते, जो इसके ये बांध है इस साइड है ना, ये कमजोर होते हैं, पानी की वजह से टूट जाते हैं, फिर यहाँ से पानी निकल जाता है। तो हम इनको मजबूत करें, ठीक है, इनको मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, बांध को मजबूत बनाए, सो दैट अगर इस स्पीड का पानी आए तो टॉलरेट कर पाए, टूटे नहीं। और या ज्यादा बारिश, हमको पता है कि बारिश आ रही, तो हम क्या करें, इसके पानी को थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट कर दें, अलग अलग चैनल्स बना दें। ठीक है, जहाँ पे पानी कमी उस साइड हम पानी को भेज दें, सो दैट अगर ज्यादा फ्लो से पानी आए तो हम इधर इधर इसको डाइवर्ट कर सकें और फ्लड के चांसेस ना बने। तो ये सारी हमारी क्या आएगी, प्री। ऑफ कोर्स ये कोई गारंटी नहीं है कि इतना सब करने के बाद भी फ्लड नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब है। ठीक, हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना है, जैसे अभी क्या होएगा, प्रॉपर रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट, अभी हमने बताया कि बिहार में डेंसली पॉपुलेटेड, फ्लड आ गई तो ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे, तो उस हिसाब से ही हम वहाँ का एनालिसिस करें, हमें लग रहा है फ्लड आ रही तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करें, दूसरी जगह पे थोड़े टाइम के लिए उनको रिहेबिलिट करें कि भाई तुम इधर जाके रह लो, अभी यहाँ पे डिजास्टर आने के चांसेस है, सो दैट हमारे ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, उनके रिसोर्सेज को। तो ये सारी हमारी प्री प्लानिंग होती है। ठीक, अब ड्यूरिंग, जैसे ये क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स होएगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो अर्थक्वेक को मतलब सह सकें। जैसे अब हमारा जो ये है मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो हमारा ये मेट्रो प्रोजेक्ट है, हमारी मेट्रोज हैं, ये इस तरीके से बनाई गई है कि जो जितना अर्थक्वेक अब हमारा आ रहा है, इसके अगर 3 गुना, 3x भी अगर हमारा अर्थक्वेक आ जाए तो उसको भी ये बर्दाश्त कर जाएंगी। ठीक है, इस तरीके का इंफ्रा यहाँ पे बना रखा है मेट्रो का। तो इस तरीके का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि अगर कुछ हद तक जो है वो डिजास्टर को जो वो बियर कर सके, मतलब कि किसी भी, मतलब कोई भी अगर नेचुरल हैजार्ड हो रहा है उसको बियर कर सके और वो डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो पाए। ठीक है, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, अभी मैंने बताया था पेड़ काटेंगे, मिट्टी का कटाव हो रहा है, ठीक है, तो इजीली सारी चीज़ें, तो पेड़ लगाना, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट करना, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसे अगर हमें लग रहा है आ रहा है तो लोगों को इवैक्यूएट करें कि यहाँ पे जगह खाली कर, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सुनाओ, मिटिगेशन करें, प्रिपेयर करें, ठीक, अर्ली वार्निंग्स दे लोगों को, फर्स्ट एड की हमारी पूरा एक प्रॉपर, मतलब हम अपना हॉस्पिटल्स तैयार रखें, डॉक्टर्स की टीम पूरी तैयार रखेंगे, ऐसा ऐसा हो तो आप बैक एंड पे तैयार रहो। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारे, सो दैट कि हम फटाफट लोगों को इवैक्यूएट कर सकें। तो ये हमारी डिजास्टर आने से पहले की प्रिपरेशन होंगी। 3 फेजेस में बताया था, प्री में ये चीज़ होगी, मिटिगेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और दोबारा क्या होगा, ड्यूरिंग द डिजास्टर क्या होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द डिजास्टर, जब डिजास्टर आ रहा है तब क्या होएगा, तब तो हमारा क्या स्पीडी रिस्पॉन्स होगा, फटाफट हमको एक्शन लेना पड़ेगा, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, सर्च एंड इवैक्यूएट का जो हमें है मतलब कि मिशन चलाने पड़ेंगे, फटाफट क्या होएगा कि लोगों को ढूंढो, हमारी जो एनडीआरएफ की फोर्सेज हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है हमारी, वो आ जाती है फिर तो मैदान में फटाफट से, जैसे हम देखा नहीं कभी केदार में जब हमारी फ्लड हुई थी, उत्तराखंड की जो 2013 की फ्लड थी, कितना मैसिव वहाँ पे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का हर चीज़ का डैमेज हुआ था। तब क्या फटाफट लोगों को ढूंढना, उनको रेस्क्यू करना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, उनको खाना भेजना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, टेम्परेरी शेल्टर्स बनाना, ठीक, ये सारी चीज़ क्या होंगी ड्यूरिंग द डिजास्टर, ये सब चीज़ें होंगी, उसमें बहुत फटाफट एकदम स्पीडी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद पोस्ट डिजास्टर में क्या होगा, प्री में होगा, ड्यूरिंग और पोस्ट, डिजास्टर आने के बाद क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, ठीक, इमीडिएट एक्शन आफ्टर, मतलब कि उसके इमीडिएट बाद क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, और ये देखो ये है ना हमारे, ये डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सारे टर्म आपको याद करने, रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, रिकवरी करना, रिहेबिलिटेशन करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, दोबारा से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और इस तरीके से बनाना, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारा मेट्रो इस तरीके से बना हुआ है कि अगर 3 गुना ज़्यादा भी अर्थक्वेक आ जाए तो उसको बियर कर जाएगा। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि अगर थोड़ा बहुत हमारे कुछ हद तक
मतलब कि कोई हैजार्ड है तो उसको वो बियर कर जाए, वो डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है डिजास्टर के दौरान, उनको अच्छे से दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेट किया जाए, कि उनके घर तबाह हो गए, उनकी मतलब एकदम से पूरी इकोनॉमी जो है जिन पे वो मतलब बेस थे, उनका सर्वाइवल ही चला गया, तो उनको दोबारा से कुछ ऐसा जॉब क्रिएट करके देना उनके लिए, ठीक है। शेल्टर होम्स बनाना, ठीक, ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारी पोस्ट डिजास्टर में। सुनाओ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होगा, मतलब कैसे इस डिजास्टर के रिस्क को हम कम कर सकते हैं, ठीक। अभी हमने देखा कि इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन वैसी हो, हमारे मतलब प्रिपरेशन वैसे, जैसे कैसे भी हम जो हैजार्ड आ रहे हैं, हमारे जो जो खतरा है कोई भी अर्थ कोई, इस तरीके से हम हमारी प्लानिंग करें कि रिस्क कम से कम हो, ठीक है। लोगों को हम लोग अवेयर करें, जहाँ पे हमें पता है कि बहुत ये जगह पूरी प्रोन है डिजास्टर के, तो उधर से लोगों को रिहेबिलिटेट करके दूसरी जगह लेके जाएं। हमारा इंफ्रा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो जितना भी अगर हमारा डिजास्टर आ रहा है तो उसको बेयर कर सकें हम लोग, ठीक है। और पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं हम लोग, ठीक। उसके बाद में क्या होएगा, ये सारी चीजें हैं जिससे कि हमारा रिस्क जो है वो कम हो सकता है, ठीक। और हम्म हाँ, दैट्स इट। नाउ, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके लिए जो हमारा इंटरनेशनल डे है, जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 13 अक्टूबर एवरी ईयर। तो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक। जैसे अभी क्या होएगा कि ये तो पूरी थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को अलग से सेग्रीगेट कर करके, जैसे हमने पढ़ा कि डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल होता है और ह्यूमंस होते हैं, तो इनको हम आगे फर्दर क्लासेस में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो था एक हमारा ओवरव्यू कि कैसे क्या है डिजास्टर, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हैजार्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, रिस्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वल्नरेबिलिटी क्या है हमारी, ठीक है। जैसे कि अभी कहाँ था वल्नरेबिलिटी, तो वल्नरेबिलिटी में जो बेसिकली क्या है हमारा, हमारी जो इंडिया है, इंडिया की जो 68%, ये थोड़ा सा आप डाटा लिख लो, 68% जो हमारी कल्टिवेटेड जो हमारी लैंड है, या कल्टीवेटेड जो एरिया है जहाँ पे मतलब खेती होती है, उसका मतलब पूरी जितनी भी इंडिया में लैंड है जितने खेती होती है, जो कल्टीवेट की जाती है लैंड, उसका 68% जो है हमारा, वो ड्रॉट से प्रोन है, मतलब यहाँ पे सूखा आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके लिए अगर बारिश नहीं होती थोड़े टाइम भी, तो यहाँ पे एकदम सूखा आ सकता है, ठीक। उसके बाद में क्या है कि हमारी 12% जो लैंड है वो फ्लड और रिवर इरोजन प्रोन है, कि इतनी जगह में हमारी फ्लड आने के चांसेस हैं, हमारे कितने सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स देखी जाती, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारी जो है इंडिया काफ़ी वल्नरेबल है डिजास्टर्स के लिए। तो इसके लिए हमें अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे कैसे, तो आगे हम फर्दर क्लासेस में इनको डिवाइड करेंगे, आगे आगे इसको पढ़ेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, बाय बाय।